सो इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं दैट इज़ ग्राम नेगेटिव बैसिलाई। तो इसको हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ओवरऑल ग्राम नेगेटिव बैसिलाई में 11 बैक्टीरियाज आते हैं। पार्ट ए में हम 4 बैक्टीरियाज कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो सिमिलरली ऐसे हम टेबुलर फॉर्मेट में ही पढ़ेंगे जैसे मैंने पहले पढ़ाया था, ईजिली सब कुछ याद हो जाएगा। बस हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने तुम्हें हमेशा बताया कि जब क्वेश्चन को हमने स्टार्ट करना है, जो तुम्हें अगर तुम्हें फॉर एग्जाम्पल पेपर में इकोलाई आ रहा है, देन यू मस्ट नो कि ये कहाँ किसको बिलोंग करता है। इट इज़ अ ग्राम नेगेटिव बैसिलाई। तो सबसे पहले तुम इंट्रोडक्शन दोगे कि ग्राम नेगेटिव बैसिलाई क्या होती है, उसके बाद तुम इकोलाई के बारे में आंसर लिखना स्टार्ट करोगे। तो ग्राम नेगेटिव बैसिलाई को कैसे इंट्रोड्यूस करोगे? बैसिलाई मतलब कि रॉड शेप्ड, इसमें जितने भी बैक्टीरियाज आएंगे दे ऑल वुड बी रॉड शेप्ड। ग्राम नेगेटिव मतलब कि जो ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर के बाद हमें पर्पल कलर के नहीं बल्कि रेडिश पिंक कलर के दिखेंगे वो होते हैं, एंड जो जो क्रिस्टल वॉयलेट कलर को रिटेन नहीं करते बट उसकी काउंटर स्टेन सेफ्रेनिन को रिटेन करते हैं इन ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर, दैट आर नॉन एज ग्राम नेगेटिव बैसिलाई। इतनी इंट्रोडक्शन देने के बाद अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं इकोलाई। तो इकोलाई को इंट्रोड्यूस कैसे करना है? इकोलाई मतलब इस्टीरिचिया कोलाई। इसको सबसे पहले इन्फेंट की फीसिस से आइसोलेट किया गया था। जो इकोलाई होता है हमारे गट में नॉर्मली प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऐसे ये कोई इन्फेक्शन वगैरह कॉज नहीं करता, बट इसके कुछ स्ट्रेन्स पैथोजेनिक होते हैं। वो स्ट्रेन्स हमें इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं। जो बेस्ट एग्जांपल इज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ई कोलाई जब गट से निकल के यूरिनरी ट्रैक्ट को चले जाता है, वहाँ पर कोलोनाइजेशन करनी स्टार्ट कर देता है, तब वो यूटीआई कॉज कर देता है। इतने इंट्रोडक्शन, ठीक है, ई कोलाई की। इधर जो है दैट इज शिगेला डिसेंट्री। जो ये वाला बैक्टीरिया देखो नाम ही बता रहा है, ये एक कंडीशन कॉज करता है दैट इज नॉन एज डिसेंट्री। डिसेंट्री का क्या मतलब होता है? जो सिवियर फॉर्म ऑफ लूज मोशंस या सिवियर फॉर्म ऑफ डायरिया, नॉर्मल डायरिया नहीं, सिवियर फॉर्म में जो होता है उसको हम कहते हैं डिसेंट्री। इसको राइस वाटर स्टूल्स भी कहते हैं, क्योंकि जो स्टूल का कलर होता है वो राइस वाटर लाइक म्यूकॉइड अपीयरेंस देता है, ठीक है। दिस इज शिगेला डिसेंट्री। और जो डिसेंट्री शिगेला डिसेंट्री है, इसके कारण कई बार डेथ भी हो जाती है क्योंकि एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो रहा है ड्यू टू डायरिया, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन दोनों की क्लियर। अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में तुम्हें हमेशा बताती हूँ कि पिक्चर से याद करनी है। तुम इधर मत पढ़ो, इधर देखो, ये इकोलाई है एंड दिस इज शिगेला डिसेंट्री। पहले इकोलाई की बात करते हैं। इकोलाई के पास फ्लैजेला प्रेजेंट है। कौन से फ्लैजेला दिख रहे हैं? जो ऑल ओवर द बॉडी प्रेजेंट है, रैंडमली प्रेजेंट है, इनको कहते हैं पेरीट्राइकस फ्लैजिला, ठीक है। फिर इसके पास ये ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, दीज आर नोन एज फिम्ब्रे और पिलाई। कोई कैप्सूल प्रेजेंट नहीं है, कोई स्पोर्स प्रेजेंट नहीं है, एंड दे आर रॉड शेप्ड। दिस इज द मॉर्फोलॉजी ऑफ इकोलाई। अब इधर आओ, शिगेला डिसेंट्री में इसके पास कोई फ्लैजिला है? नहीं है, बट इसके पास ये ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर है, पिलाई एंड फिम्ब्रे प्रेजेंट। कोई कैप्सूल नहीं है, कोई स्पोर नहीं है, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। दिस इज द मॉर्फोलॉजी ऑफ शिगेला। अब हम पढ़ रहे हैं ग्रोथ फीचर्स। तो पार्ट ए में ना 4 बैक्टीरियाज पढ़ने हैं, चारों के चारों तुम याद ही रख लो, चारों के चारों ही एरोब्स हैं एंड इनके कुछ स्ट्रेन्स फैकल्टेटिव एनारोब्स हैं। फैकल्टेटिव एनारोब्स का क्या मतलब होता है? अगर ऑक्सीजन है तो भी ग्रो कर जाएंगे, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो भी ग्रो कर जाएंगे। क्लियर है? चारों के चारों, एक हमने पढ़ना है इकोलाई, एक शिगेला डिसेंट्री, एक हम पढ़ेंगे विब्रियो कॉलेरा, फिर हम पढ़ेंगे प्रोटियस। ये 4 बैक्टीरियाज में ग्रोथ फीचर्स मतलब ये कंडीशन सेम है, एरोब्स एंड फैकल्टेटिव एनारोब्स। क्लियर है? दोनों के केस में सेम है। एंड इवन की जो मीडिया, आर्टिफिशियल मीडिया जिन पे हम इसको ग्रो कर सकते हैं, वो भी सेम है। बेसिकली कौन कौन से? एक ब्लड अगार कॉमन है, एक न्यूट्रिएंट अगार, एक मैकॉन्केस अगार। ये तो कॉमन ही है, ये तीनों तो तुम इन चारों में लिख ही सकते हो कि दे ग्रोज वेल ऑन दीज टाइप्स ऑफ अगार मीडिया। इसमें एक ऐड कर दिया दैट इज डीसीए अगार, डी ऑक्सीकोलेट अगार, ठीक है। शिगेला डिसेंट्री में डिसेंट्री से डी से डीसीए अगार, ये ऐड किया, बाकी तीनों सेम है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बायोकेमिकल बिहेवियर। बायोकेमिकल बिहेवियर का क्या मतलब है कि कौन कौन से फिजिकल एंड केमिकल एजेंट्स से ये बैक्टीरिया मर सकता है, ठीक है, कि किसके लिए ये ससेप्टेबल है। फिजिकल एजेंट्स में क्या आएंगे वो देख लेते हैं, केमिकल एजेंट्स में। ये पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है? इसका सिग्निफिकेंस बेसिकली यही है कि हमें पता चल जाए कि अगर ये बैक्टीरिया हॉस्पिटल में इन्फेक्शन कॉज कर रहा है तो हम इसको कैसे रोकेंगे, कौन कौन से फिजिकल एंड केमिकल एजेंट्स हम यूज़ कर सकते हैं। तो इकोलाई के लिए फिजिकल एजेंट्स क्या हो सकता है? इट कैन बी किल्ड एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 मिनट्स, ठीक है। इकोलाई 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे मर जाएगा, पर कितने टाइम के लिए? 15 मिनट तक तो वो उसके लिए एक्सपोज्ड होना चाहिए। दूसरा, ये सभी में ही मैं लिखवाती होती हूँ, कॉमन है, यूवी रेज एंड गामा रेज, ये तो यूज़ होते ही हैं किसी भी तरह के बैक्टीरिया को मारने के लिए। फिर केमिकल एजेंट्स भी मैंने तुम्हें कौन कौन से जनरल बताए हुए हैं, फॉर्मेल्डिहाइड, गुट्रेल्डिहाइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड बताया हुआ है, क्लोरीन बेस्ड डिसइंफेक्टेंट्स एंड अदर अल्कोहल बेस्ड डिसइंफेक्टेंट्स, एंड ऑफ कोर्स एंटीबायोटिक्स, ठीक है। इधर
शिगेला डिसेंट्री में यहाँ पर जो थोड़ा टेम्परेचर है वो ज़्यादा है क्योंकि ये हीट लेबाइल बैक्टीरिया, ठीक है, हीट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, तो इसको थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होता है। ये इट कैन बी किल्ड बाय बॉइलिंग फॉर फ्यू मिनट्स एंड यूवी रेज, गामा रेज, केमिकल एजेंट्स लाइक एंटीबायोटिक्स एंड दीस डिसइंफेक्टेंट्स। क्लियर है? बस डिफरेंस क्या था, इस ये 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे मर जाता है बट इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड रिक्वायर्ड है। फिर आता है वायलेंस फैक्टर्स। वायलेंस फैक्टर्स मतलब वो सारे फैक्टर जो बैक्टीरिया को हेल्प कर रहे हैं हमारे अंदर डिसीज कॉज करने में, ठीक है। ई कोलाई के पास क्या क्या, वैसे देखो एक पहले मॉर्फोलॉजी देखो, दोनों के पास फिम्बरे थे, दोनों के पास फ्लैजिला थे, ये मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किए बट यू कैन ऐड दोज पॉइंट्स ऑल्सो, फ्लैजिला एंड फिम्बरे, क्योंकि फ्लैजिला उनको मोटिलिटी दे रहा है तो एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक वो मूव करके इन्फेक्शन बढ़ा रहे हैं, एंड फिम्बरे उसको एडहेयर करने में हेल्प करेगा, वहाँ पर कोलोनाइजेशन इन्वेजन में हेल्प कर रहा है, तो तुम वो भी दोनों में ऐड कर सकते हो, मैंने यहाँ पर किए नहीं है बट यू कैन ऐड दोज पॉइंट्स ऑल्सो। तो देखो अब ई कोलाई के पास सरफेस एंटीजेंस होते हैं, सरफेस एंटीजेंस क्या कॉज करेंगे, इम्यून रिस्पॉन्स हमारे अंदर कॉज करेंगे, ठीक है। सेकंड उसके पास टॉक्सिन्स है, हीमोलाइसिन्स एंड इंटेरोटॉक्सिन। हीमोलाइसिन नाम से क्लियर है, ये हमारे आरबीसीज की लाइसिस करेगा, उनको तोड़ेगा, डिसरप्ट करेगा, डैमेज करेगा, ठीक है, हीमोलाइसिन। फिर है इंटेरोटॉक्सिन। जो इंटेरोटॉक्सिन होता है ये हमारे जीआई ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है। कैसे? ये क्या करता है, सेल को डैमेज कर करके उनका सारा फ्लूड रिलीज करवा देता है हमारी गट के अंदर, जिसके कारण हमारी गट में फ्लूड एक्यूमुलेशन हो जाएगी लीडिंग टू डायरियल इलनेस। ये काम है इंटेरोटॉक्सिन का। तो ई कोलाई दो तरीके के टॉक्सिन रिलीज करता है, हीमोलाइसिन एंड इंटेरोटॉक्सिन, एंड इट ऑल्सो हैव सरफेस एंटीजन, फ्लैजिला एंड फिम्बरे। अब सेकेंड इज शिगेला डिसेंट्रियाई। शिगेला डिसेंट्रियाई एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है दैट इज शिगा टॉक्सिन। ये सबसे ज़्यादा इसका मेन टॉक्सिन एंड डेंजरस टॉक्सिन है। शिगा टॉक्सिन क्या करता है, सेल डेथ करता है हमारे गट में एंड म्यूकोसा को डैमेज कर देता है। कैसे? सेल डेथ एंड म्यूकोसा को कैसे डैमेज कर रहा है, बाय हॉल्टिंग द प्रोटीन सिंथेसिस। ये सेल को प्रोटीन सिंथेसाइज ही नहीं करने देता, जिसके कारण सेल्स की डेथ होनी स्टार्ट हो जाती है। ये शिगा टॉक्सिन का काम है। बेसिक काम क्या है, सेल डेथ करवाना इनसाइड आर गट बाय हॉल्टिंग द प्रोटीन सिंथेसिस। सेकंड क्या है, एंडोटॉक्सिन। एंडो मतलब अंदर से। अब बैक्टीरिया के अंदर से रिलीज ये कब होते हैं, जब या तो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई कर रहे हैं या जब बैक्टीरिया की डेथ हो रही है, तब एंडोटॉक्सिन रिलीज होते हैं। एंडोटॉक्सिन क्या करते हैं, ये हमारे अंदर सेल्स की इन्फ्लामेशन करा रहे हैं, ठीक है, एंट्राइटिस कॉज करवाएगा एंडोटॉक्सिन। थर्ड आर एक्सोटॉक्सिन्स। ये बाहर से आउटर मेम्ब्रेन से ही रिलीज हो रहा है एक्सोटॉक्सिन्स। एक्सोटॉक्सिन्स क्या करते हैं, हमारे इम्यून सेल्स को डैमेज कर रहे हैं, जिसके कारण इन्फेक्शन स्प्रेड को ये प्रमोट कर रहा है। जिन्होंने तो रोकना था उन्हीं को ये मारी जा रहा है, तो इन्फेक्शन ऑटोमेटिकली स्प्रेड होएगी। दिस इज द वर्क ऑफ एक्सोटॉक्सिन्स। एंड लास्ट इज इंटेस्टिनल एडहेरेंस फैक्टर्स, दीज इंक्लूड पिलाए, फिम्बरे, ठीक है। ये क्या करेंगे, जो बैक्टीरिया को हमारे गट सेल्स के साथ अडहेयर करवाएंगे, कोलोनाइजेशन में हेल्प करेंगे, और वहाँ पर वो इन्फ्लामेशन कॉज कर सकता है, अल्सर फॉर्मेशन कर सकता है या नेक्रोसिस करेगा। चारों पॉइंट्स क्लियर हैं। शिगा टॉक्सिन्स क्या कर रहा है, ये सेल की डेथ करवा रहा है। एंडोटॉक्सिन्स क्या कर रहे थे, ये इन्फ्लामेशन कॉज कर रहा था। एक्सोटॉक्सिन्स क्या कर रहे थे, ये इन्फेक्शन को स्प्रेड करवा रहा है क्योंकि हमारे इम्यून सेल्स को ये डैमेज करवाई जा रहा है। एंड लास्ट इज इंटेस्टिनल एडहेरेंस फैक्टर। बेसिकली तुम ये याद रख लो, शिगा टॉक्सिन्स इट कॉज सेल डेथ। फिर है पैथोजेनिसिटी। अब जो ई कोलाई है वो क्या कॉज करेगा, ई कोलाई डायरिया कॉज करता है, डिजेंट्री कॉज करता है, यूटीआई, ट्रैवलर्स डायरिया, पायोजेनिक इन्फेक्शन एंड सिस्टेमिक इन्फेक्शंस। मैंने तुम्हें डायरिया एंड डिजेंट्री में डिफरेंस स्टार्टिंग में बता दिया। अब ये यूटीआई कैसे कॉज करता है, अब इसको भी समझ लो। कहते हैं कि ई कोलाई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कैसे कॉज करता है। तो नॉर्मली तो ई कोलाई हमारे जो गट का ही इनहेबिटेंट है ना, बट जब कोई पर्सन हॉस्पिटलाइज्ड हो रहा है ना, तो उसको कैथेटर्स वगैरह इंसर्ट कर रहे हैं, तो तब अगर प्रॉपर असेप्टिक टेक्निक्स नहीं यूज़ की जा रही, तो कई बार क्या होता है, ये ई कोलाई बैक्टीरिया यूरिनरी ट्रैक्ट में पहुंच जाता है और वहाँ पर ये यूटीआई कॉज करता है। तो बेसिकली क्या क्या चीज़ों को ये अफेक्ट कर रहा है और क्या क्या डैमेज लेकर आ रहा है। सो या वहाँ पर जाकर ई कोलाई वहाँ पर जाकर प्रोस्टेट ग्लैंड को अफेक्ट कर सकता है, लीडिंग टू इट्स इन्फ्लामेशन नॉन एज प्रोस्टाइटिस। या ये क्या करेगा, यूरिनरी ब्लैडर की इन्फ्लामेशन कॉज कर सकता है, दैट इज नॉन एज सिस्टाइटिस। या ये क्या करेगा, किडनी में जो ब्लड वेसल्स हैं उनको डैमेज कर सकता है, दैट इज नॉन एज पाइलोनेफ्राइटिस। ठीक है, ये चीज़ें ये वहाँ पर जाके कॉज करेगा, जिसके कारण पर्सन को फीवर भी होगा। अब जो मेल एंड फीमेल दोनों में ही यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के सिम्टम्स आते हैं, अब उनको देखो क्या आते हैं।
फीमेल के केस में क्योंकि यूरेथ्रा का जो लेंथ होती है वो काफ़ी छोटी होती है, तो दे आर मोर प्रोन टू यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन देन मेल्स। तो फीमेल के केस में क्या होगा, वेजिनल डिस्चार्ज, पेनफुल यूरिनेशन और बर्निंग सेंसेशन वाइल यूरिनेटिंग वुड बी देयर, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो सकती है, या जो कलर ऑफ द यूरिन इट कैन चेंज ऑल्सो, ठीक है। एंड मेल्स के केस में भी सेम थिंग्स, सेम जो यहाँ पर सिम्टम्स थे वो उनको होंगे ही, उनके साथ उनको पेनाइल पेन और यूरेथ्रल पेन इट कुड बी देयर इन केस ऑफ मेल्स। फाइन। फिर नेक्स्ट आता है ट्रैवलर्स डायरिया। ट्रैवलर डायरिया देखो नाम से क्लियर है, जो पर्सन ट्रैवल करते रहते हैं और वाइल ड्रिंकिंग और ईटिंग कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, उनको ये इकोलाई बैक्टीरिया गिफ्ट में मिल जाता है, तो उनके केस में ट्रैवलर्स डायरिया होता है। होगा क्या, जीआई अफेक्ट होगा, सारे जो जीआई रिलेटेड सिम्टम्स है लाइक नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, ये सभी चीज़ें उनके केस में होती हैं। जो लोग डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक एशियन कंट्रीज़, वेस्टर्न अमेरिकन कंट्रीज़, इनमें जा रहे हैं तो कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर इनटेक करें, उनके केस में ट्रैवलर्स डायरिया होता है। फिर है पायोजेनिक इन्फेक्शन। देखो पायोजेनिक, पायो का मतलब होता है पस, ऐसी इन्फेक्शंस जहाँ पर पस फॉर्म होती हैं दोज आर नोन एज पायोजेनिक इन्फेक्शन। तो इकोलाई के कारण पायोजेनिक इन्फेक्शंस भी पॉसिबल हैं। द नेक्स्ट इज सिस्टेमिक इन्फेक्शन। सिस्टेमिक इन्फेक्शन अब मतलब कि होल सिस्टम इज इन्वॉल्व, मतलब कि ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर इन्वॉल्व। ऐसा कब होगा, अब जब गट में बैठा बैक्टीरिया टॉक्सिन्स रिलीज कर रहा है तो ये टॉक्सिन्स अब ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, मतलब कि पर्सन को क्या हो गया, टॉक्सीमिया, ब्लड में टॉक्सिन्स आ गए हैं। अब ये पूरी बॉडी में घूमेगा, मतलब कि पर्सन को क्या हो सकता है, सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक का एक दूसरा नाम होता है दैट इज SIRS। इसका फुल फॉर्म क्या, सिस्टेमिक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम। SIRS मतलब सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम। या दूसरा एक और कंडीशन हो सकती है टॉक्सीमिया के कारण, दैट इज डिससेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन। और सेकंड कंडीशन क्या है, डिससेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन। अब डिससेमिनेटेड का मतलब क्या है, बिखरा हुआ हर जगह पे। अब टॉक्सीमिया के कारण क्या है, हर तरीके की ब्लड वेसल में क्या हो रहा है, क्लॉट फॉर्मेशन हो रही है। टॉक्सीमिया के कारण हर एक ब्लड वेसल में जब क्लॉट फॉर्मेशन होएगी दैट इज नॉन एज डिससेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन। तो ये दो कंडीशंस हो सकती है टॉक्सीमिया के कारण। इसके अलावा अगर ये बोन्स या जॉइंट्स की तरफ जा रही है तो अर्थराइटिस या ओस्टियोमाइलाइटिस हो सकता है। हार्ट को क्या अफेक्ट कर सकता है, एंडोकार्डाइटिस कॉज कर सकता है, एंड it can also involve our skin and soft tissues. So this is all about systemic infection which is due to टॉक्सीमिया, मतलब जब टॉक्सिन्स ब्लड में एब्जॉर्ब हो गए हैं तो होल सिस्टम इन्वॉल्व कर रहा है वो। अब शिगेला डिजेंट्री के केस में द डिसीज इज शिगेलोसिस। द नेक्स्ट होता है शिगेला डिजेंट्री के केस में ये क्या कॉज करता है, शिगेलोसिस विच इज़ एन एक्यूट डायरियल डिसीज। अब इसकी पैथोजेनेसिटी ध्यान से समझना। सबसे पहले जो शिगेला डिजेंट्री बैक्टीरिया होता है जब ये हमारे अंदर जा रहा है तो वैसे तो ये गैस्ट्रिक जूसेस के अगेंस्ट ससेप्टेबल होता है, मतलब मर जाता है इसलिए। बट अगर ये बैक्टीरियाज लार्ज क्वांटिटी लार्ज अमाउंट में जा रहे हैं तो पॉसिबिलिटी हो जाती है कि ये कोई ना कोई इनमें से सर्वाइव करके आगे स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ चल जाए। तो तुम्हें पता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जो थोड़ा पीएच होता है अल्कलाइन होता है, जो कि इसके सर्वाइवल के लिए बेस्ट है। तो वहाँ पर जाके ये अब अच्छे से ग्रो करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, हमारे गट के एपिथेलियल सेल्स के साथ अडहेयर कर जाएगा और टॉक्सिन्स रिलीज करना स्टार्ट कर देगा। टॉक्सिन कौन से ये रिलीज करता है, मैंने तुम्हें बताया था इसका प्राइमरी टॉक्सिन क्या था, शिगा टॉक्सिन, जिसका बेसिक फंक्शन भी मैंने तुम्हें बताया था, सेल डेथ एंड इन्फ्लामेशन। मैंने तुम्हें वैसे सेल डेथ बताया। सेल डेथ मतलब कि नेक्रोसिस हो रही है। अब वो जब नेक्रोस्ड सेल्स स्लो ऑफ हो जाएंगे, मतलब झड़ जाएंगे, पीछे क्या बच जाएगा, अल्सर। वो अल्सर क्या करेगा, ब्लीडिंग करेगा। इसलिए शिगेला डिजेंट्री के केस में वाटरी स्टूल्स होते हैं, उन स्टूल्स में म्यूकस दिखती है एंड ब्लड दिख सकता है इन अल्सर्स के कारण। समझ आ गया, दिस इज ऑल अबाउट पैथोजेनिसिटी ऑफ शिगेला डिजेंट्री। फिर ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन के लिए हम क्या देंगे, ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स लाइक नॉरफ्लॉक्सासिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन। रीहाइड्रेशन थेरेपी तो ऑफ कोर्स देंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, डायरिया डिजेंट्री हो रहा है तो रीहाइड्रेशन थेरेपी तो होगी, नहीं तो पर्सन डिहाइड्रेटेड हो जाएगा। प्रिवेंशन क्या है, इंक्रीज ओरल इनटेक, या ऐसे बोल दो कि अच्छे कंटेमिनेटेड फूड इनटेक बहुत कम कर दो, हेल्दी फूड्स खाओ। फिर है यहाँ पर ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स लाइक टेट्रासाइक्लिन, एम्पेसिलिन, सिप्रो। अगर तुम्हें ऐसे एज सच एंटीबायोटिक्स लर्न करने पॉसिबल भी नहीं है तो तुम जो ब्रॉड कैटेगरीज वाले एंटीबायोटिक्स एटलीस्ट, नैरो ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाले एंटीबायोटिक्स एटलीस्ट याद कर लो जो हर जगह जनरली यूज़ होते हैं। एंड यहाँ पर भी हम ओरल एंड IV रिप्लेसमेंट थेरेपी दैट इज फ्लूइड्स चढ़ाएंगे पर्सन को। प्रिवेंशन क्या है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड हाइजीनिक कंडीशंस। अब मैं तुम्हें एंटीबायोटिक्स याद करवा देती हूँ विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स। ट्रिक सुनो, अगर तुम्हें एंटीबायोटिक्स नहीं याद हो रहे तो क्या है, ई कोलाई है ना, बस ई के बाद नेक्स्ट अल्फ़ाबेट स्टार्ट होता है F, तो F से निमोनिक है फैंग।
एफ से क्या है, फॉस्फोमाइसिन, ए से एम्पिसिलिन, एन से नॉरफ्लॉक्सासिन एंड जी से जेंटामाइसिन। यह है इकोलाई की एंटीबायोटिक्स। अगर इकोलाई बैक्टीरिया को मारना है तो कौन से एंटीबायोटिक्स हम पेशेंट को देंगे। फिर आ गया शिगेला डिजेंट्री। इसके लिए तुमने ये सेंटेंस याद रखना है, कांट फाइट शिगेला। कांट का सी है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ए है अजिथ्रोमाइसिन एंड नॉरफ्लॉक्सासिन एंड टी इज ट्राइमिथोप्रिम। दीज आर द ट्रिक्स by which you can learn the antibiotics which are used for these bacteria। तो यहाँ पर हमने ये दो तो कर लिए, इकोलाई एंड शिगेला डिसेंट्री। अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं विब्रियो कॉलेरा एंड प्रोटियस। ये भी बहुत ईजी है, बस तुम मुझे सुनो ध्यान से, मैं समझा देती हूँ। सबसे पहले अब हम बात करते हैं विब्रियो कॉलेरा की मॉर्फोलॉजी की। जो विब्रियो कॉलेरा हमने पहले भी सुना होगा कि विब्रियो कॉलेरा कॉमा शेप्ड है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बैसिलाई के अंडर आता ही नहीं है तो ये रॉड शेप्ड ही ना। अब ये थोड़ा सा कर्व्ड है इसलिए हम इनको कोमा शेप कह देते हैं, बट है ये बैसिलाई के अंडर ही आता है। फिर देखो इसके पास एक क्या है, फ्लैजिला प्रेजेंट है, सिंगल पोलर पोल पे प्रेजेंट है, सिंगल पोलर फ्लैजिला इनके पास प्रेजेंट होता है। ये स्पोर्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं, कोई कैप्सूल इनके पास प्रेजेंट नहीं है। बट अगर तुम पिक्चर में ध्यान से देखो तो इसके पास पिलाए प्रेजेंट है। मैंने यहाँ पर नोट नहीं किया, बट यू कैन ऐड दिस पॉइंट ऑल्सो। इसलिए मैं कहती हूँ कि पिक्चर याद रख लिया करो, फिर मॉर्फोलॉजी बतानी ईजी हो जाती है। फिर है प्रोटियस। प्रोटियस के केस में कौन से फ्लैजिला है, पेरीट्राइकस फ्लैजिला, मतलब रैंडमली प्रेजेंट है। फिर उसके बाद फिम्ब्रे पिलाए, इसमें भी प्रेजेंट है, कोई कैप्सूल प्रेजेंट नहीं है, ये भी रॉड शेप्ड ही है एंड नॉन स्पोरिंग है। क्लियर है। उसके बाद मैंने तुम्हें आगे ग्रोथ फीचर्स में मैंने तुम्हें पहले बता दिया कि चारों के चारों में तुमने लिखना है एरोब्स एंड फैकल्टेटिव एनारोब्स। फिर मैंने तुम्हें ये भी बता दिया, मीडिया भी ज़्यादातर तुम ये लिख सकते हो, ब्लड अगार पढ़ा है हमने, न्यूट्रिएंट एंड मैकॉन्केस अगार पढ़ा है, वो यहाँ पर इन दोनों में है। बस प्रोटियस के केस में एक और अगार ऐड कर दिया है, यूरिया अगार। पहले हमने एक डीसीए अगार ऐड की थी शिगेला डिसेंट्री के केस में, यहाँ पर हम प्रोटियस के केस में एक अगार ऐड कर रहे हैं, डेट इज़ यूरिया अगार। अब बायोकेमिकल बिहेवियर ये भी सेम ही है। फिजिकल एजेंट्स, तो विब्रियो कॉलेरा कैन बी किल्ड बाय बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड विब्रियो कॉलेरा इज सेंसिटिव टू एसिडिक कंडीशन। एसिडिक इन्वायरमेंट में विब्रियो कॉलेरा ग्रो नहीं करेगा। केमिकल एजेंट सेम, एंटीबायोटिक्स यूज़ करेंगे, डिसइंफेक्टेंट्स लाइक फॉर्मेल्डिहाइड, ग्लूटाल्डिहाइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज़ करेंगे, अल्कोहल बेस्ड डिसइंफेक्टेंट्स यूज़ कर सकते हैं। फिर प्रोटियस के केस में फिजिकल एजेंट्स में इट कैन बी किल्ड बाय बॉइलिंग एंड ऑटोक्लेविंग एंड यूवी रेज एंड गामा रेज दोनों में फिर से आ जाएगा। केमिकल एजेंट्स लाइक एंटीबायोटिक्स, कार्बापिनम्स, मीरोपिनम्स, इमीपिनम्स एंड अमीनोग्लाइकोसाइड्स लाइक अमिकासिन, जेंटासिन एंड डिसइंफेक्टेंट्स। यहाँ पर तुम नॉर्मली ये भी लिख सकते हो केमिकल एजेंट्स लाइक एंटीबायोटिक्स और डिसइंफेक्टेंट्स, जो मैं हमेशा तुम्हें बताती होती हूँ वो, इसको ईजी कर लो। वायरुलेंस फैक्टर कौन से हैं? विब्रियो कॉलेरा के केस में विब्रियो कॉलेरा एक टॉक्सिन रिलीज करता है, उसका नाम क्या है, कॉलेरा टॉक्सिन। अब ये क्या करेगा, तुम इतना समझ लो, विब्रियो कॉलेरा एक कंडीशन कॉज करता है जिसमें सिवियर फॉर्म ऑफ डायरिया होता है। डायरिया, स्टूल की अपीयरेंस क्या होता है, राइस वाटर लाइक स्टूल्स, मतलब एक्सट्रीमली फ्लूइड, बड़े पानी से लिक्विफाइड होंगे। राइस वाटर लाइक अपीयरेंस मतलब वाइट कलर की म्यूकॉइड अपीयरेंस देंगे क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा म्यूकस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो कॉलेरा टॉक्सिन ऐसे के स्टूल्स फॉर्म कैसे करता है, तो इसमें इसका क्या, कैसे ये इस चीज़ को प्रमोट करे, इसको समझना। कॉलेरा टॉक्सिन क्या करते हैं? कॉलेरा टॉक्सिन गए हमारे सेल्स में, गट के सेल्स के पास गए, इन्होंने उन सेल्स को डैमेज करके उनसे वाटर एंड सॉल्ट्स रिलीज़ करवा देने हैं। वो सारे कहाँ पर एक्यूमुलेट होंगे, हमारे गट के अंदर, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो वो एक्यूमुलेट हो रहे हैं, वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, स्टूल ही तो फॉर्म कर रहे हैं, तो वाटरी स्टूल ऐसे फॉर्म हो रहा है। इस तरीके से कॉलेरा टॉक्सिन का हाथ है राइस वाटर लाइक स्टूल अपीयरेंस में, मतलब जो कॉलेरा डिसीज का प्राइमरी फीचर है। ठीक है, दिस इज व्हाट कॉलेरा टॉक्सिन्स डू इनसाइड द बॉडी सफरिंग विद कॉलेरा। इतना क्लियर है। फिर है आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, जो ये वाले प्रोटीन्स होते हैं ना, ये 3 तरीकों से कॉलेरा की हेल्प कर रहे हैं, विब्रियो कॉलेरा की हेल्प कर रहे हैं हमारे अंदर डिसीज़ कॉज करने में। पहला कैसे, एक तो ये प्रोटीन्स के थ्रू वो हमारे गट वॉल के साथ स्टिक होता है, मतलब चिपक जाता है। दूसरा, ये उसको हार्श कंडीशंस जो हमारे गट में उसको मिलेगी उनसे बचाता है। तीसरा, वो हमारे इम्यून सिस्टम से उसको फाइट करने में हेल्प कर रहे हैं। तो ये OMP, आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ऐसे मदद कर रहे हैं विब्रियो कॉलेरा की। कॉलेरा टॉक्सिन क्लियर है, कॉलेरा टॉक्सिन का ही मेन हाथ है कॉलेरा का प्राइमरी सिम्टम जनरेट करने में। प्रोटियस की बात करें तो उसमें जो वायरुलेंस फैक्टर कौन सा, पहला यूरिएस। तो ये भी एक टॉक्सिन है जो प्रोटीएस प्रोड्यूस करता है। अब ये देखो ये क्या करता है, जो यूरिएस है ना, हम इसको स्टोन मेकर भी कहते हैं। स्टोन मेकर मतलब कि किडनी स्टोन फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। कैसे, यूरिएस क्या करेगा, जो यूरिया यूरिन में प्रेजेंट होता है ना, यूरिन में यूरिया प्रेजेंट होता है ना, तो ये उस यूरिया को
तोड़ के उसको कन्वर्ट करा है अमोनिया में, और अमोनिया क्या फॉर्म करता है, किडनी स्टोन्स। अब जो ये किडनी स्टोन्स होते हैं ना, ये हमारी कोई भी डक्ट है किडनी में जिसके थ्रू अब यूरिन ने पास आउट होना था, पर ये किडनी स्टोन अब उसको ब्लॉक करी जा रहे हैं, जिसके कारण वहाँ पर बैक्टीरिया की ग्रोथ इंक्रीज होती है, लीडिंग टू यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। सो दिस इज हाउ यूरिएज इज हेल्पिंग प्रोटियस इन कॉजिंग डिसीज इन अस। सेकेंड, फिम्ब्रे, ये तुम्हें पता है एडहेरेंस एंड कोलोनाइजेशन में हेल्प कर रहा है इस तरीके से। हिमोलाइसेंस सेल की लाइसिस करवा रहा है। ये 3 चीज़ें तुमने याद रखनी है प्रोटियस के केस में। मेन क्या तुमने याद रखना है, यूरिएस, जो कि किडनी स्टोन्स फॉर्म करवा के यूटीआई कॉज करवा रहा है। डन। अब नेक्स्ट आती है पैथोजेनिसिटी। विब्रियो कॉलेरा क्या कॉज करता है, कॉलेरा डिसीज। अभी मैंने जब तुम्हें कॉलेरा टॉक्सिन पढ़ाया ना, मैंने तुम्हें सारी की सारी पैथोजेनिसिटी तभी बता दी। कॉलेरा डिसीज कैसे ये विब्रियो कॉलेरा कर रहा है, कॉलेरा टॉक्सिन रिलीज करके वो कैसे सेल को मार रहा है, कैसे वो फ्लूइड्स हो गए, जितने फ्लूइड्स हैं, सॉल्ट्स हैं, और मेनली जितने आयन्स हैं लाइक पोटेशियम आयन, वो सभी के सभी गट में एक्यूमुलेट हो रहे हैं, ठीक है। और इनके एब्जॉर्प्शन तो वो करेगा ही क्या, सगों सारे के सारे गट में एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं, जिसके कारण वाटरी स्टूल फॉर्मेशन हो रही है। एंड मेन थिंग क्या है, पोटेशियम क्या है, हार्ट को पंपिंग करवाने में हेल्प करता है ना। तो यहाँ पर पोटेशियम की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में होने के कारण सर्कुलेटरी फेलियर हो सकता है, इसलिए कॉलेरा इज अ फेटल डिसीज ऑल्सो। और ये सारा जो राइस वाटर लाइक अपीयरेंस वाला स्टूल है, दिस इज द प्राइमरी थिंग इन विब्रियो कॉलेरा इन्फेक्शन। दिस इज ऑल अबाउट कॉलेरा डिसीज। प्रोटियस नोजोकोमियल इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, यूटीआई कॉज कर रहा है, वूंड इन्फेक्शन एंड सेप्टिसीमिया, ये सारे जो नॉर्मल से प्रोटियस कॉज करेगा। उसके बाद है ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। इसमें एंटीबायोटिक्स यूज़ करेंगे, रिहाइड्रेशन थेरेपी, क्योंकि इतना ज़्यादा वाटर जो है लॉस हो रहा है। प्रिवेंशन में हम क्या करेंगे, वैक्सीनेशन देंगे, लाइव ओसीवी एंड किल्ड ओसीवी। ओसीवी मतलब ओरल कोलेरा वैक्सीन, लाइव एंड किल्ड फॉर्म में। ट्रीटमेंट इन केस ऑफ प्रोटियस बीटा लैक्टम, ये वाली क्लास ऑफ ड्रग्स यूज़ करेंगे। एंड प्रिवेंशन कैसे करेंगे, हैंड हाइजीन, प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट एंड हॉस्पिटल सर्फेस, एंड सेफ हैंडलिंग ऑफ फूड। मतलब बेसिकली हम कैसे इसकी ट्रांसमिशन को प्रिवेंट कर रहे हैं वही बताया। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने तुम्हें बतानी है कि जो विब्रियो कॉलेरा की जब तुम पैथोजेनिसिटी लिखोगे तुम अच्छे से एक्सप्लेन करोगे। मैंने तुम्हें क्या बताया था कि जो विब्रियो कॉलेरा होता है वैसे तो ये हमारे गैस्ट्रिक जूसेस इसको किल कर देते हैं, बट अगर ये लार्ज अमाउंट में आ गया तो फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाएगा। वहाँ का जो अल्कलाइन एनवायरनमेंट इसके लिए फेवरेबल होता है, फिर वहाँ जाके ये मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाता है, टॉक्सिन रिलीज करता है। एक बारी मैं तुम्हें कॉलेरा डिसीज़ की पैथोजेनिसिटी दोबारा बता देती हूँ। तो सबसे पहले जो विब्रियो कॉलेरा है ये हमारे जीआई ट्रैक्ट में आया, कैसे आया, बाय ईटिंग और ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। तो इसको जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में अल्कलाइन एनवायरनमेंट होता है इसकी ग्रोथ के लिए वो फेवरेबल होता है। तो वहाँ पर जाके ये क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है और टॉक्सिन रिलीज कर रहा है, विच इज़ कॉलेरा जन भी कह देते हैं उसको, एंड कॉलेरा टॉक्सिन रिलीज करता है। उसका वो क्या करेगा, मैंने तुम्हें बताया था, जो कॉलेरा टॉक्सिन क्या करेगा, हमारे सेल की डेथ करवा के उनमें से जो वाटर एंड सॉल्ट है उनको रिलीज करवा देता है, जिसके कारण वाटरी डायरिया पर्सन को होता है एंड वॉमिटिंग। ये सिम्टम, बेसिक सिम्टम आते ही आते हैं। अब इनके कारण क्या हो रहा है, एक तो पर्सन में डिहाइड्रेशन हो रही है, ठीक है, क्योंकि फ्लूइड लॉस हो रहा है। दूसरा, फ्लूइड के साथ क्या क्या हो रहा है, बाइकार्बोनेट लॉस हो रहा है, पोटेशियम लॉस हो रहे हैं, एंड अदर आयंस लॉस हो रहे हैं विच आर इंपॉर्टेंट इन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। अब देखो, डिहाइड्रेशन हो गया तो पर्सन हाइपोवोलेमिक शॉक में जा सकता है। अगर मैंने तुम्हें पहले बताया पोटेशियम प्रेजेंट नहीं है तो सर्कुलेटरी फेलियर हो जाएगा, बाइकार्बोनेट नहीं है तो एसिडोसिस हो जाएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा। तो इसलिए कॉलेरा इज इनफैक्ट अ फेटल डिसीज। दिस इज ऑल अबाउट द पैथोजेनिसिटी, इसलिए मैंने तुम्हें एक बार अच्छे से दोबारा बता दिया। बाकी ट्रीटमेंट बेसिकली तुम वैक्सीनेशन याद रख लेना, लाइव एंड किल्ड ओरल कॉलेरा वैक्सीन। एंड प्रिवेंशन देखो, तुम खुद देखो ना, ये कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर के कारण फैल रही है, तो प्रिवेंटिव मेजर्स में हम उनके अगेंस्ट उसके लिए ही प्रिकॉशंस ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पार्ट 1 क्लियर कर लिया।